Okay जी, moving forward, playing with the debits and credits. An expense may be treated as an asset to improve the book profits, or alternatively, an asset may be expense to show lower profits. For example, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि there are revenue expenditures and capital expenditures. Revenue expenditures are basically the one whose benefit is for less than 1 year. तो at the end of the year, क्योंकि उनका बेनिफिट हम रिसीव कर चुके होते हैं, तो these are treated as expense of the business organization. तो इसका मतलब है जो सैलरीज एक्सपेंस है, मेंटेनेंस है, आपकी जो रूटीन की यूटिलिटीज वगैरह, ये सारे के सारे आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के अंदर आते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर द वन हुज बेनिफिट इज फॉर मोर देन 1 ईयर. तो जब उसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है, तो ऑब्वियसली आपने क्या करना है, उसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करना है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द ईयर अभी उसका फ्यूचर में बेनिफिट हमने रिसीव करना है. तो अब फॉर एग्जांपल कंपनी क्या करती है, कोई ऐसा एक्सपेंडिचर इनकर करती है जिसको करंट नेचर का भी शो किया जा सकता है और उसको फ्यूचर का भी जो है ना वो स्पेसिफाई किया जा सकता है. तो उस सूरत में एक्सपेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसेट. अब फॉर एग्जांपल इस तरह से है कि कंपनी की बाउंड्री वॉल थी, वो बाउंड्री वॉल जो है ना, ठीक है, किसी हरिकेन की वजह से या बारिश की वजह से जो है वो डिस्ट्रॉय होगी, वो टूट गई जो है उसमें. 1 मिनट काइंडली होल्ड कीजिएगा, ये अजान हो रही है. जस्ट स्टार्ट. ठीक है जी. इन द सेम वे रेवेन्यूज में भी ट्रांसफर टू द लाइबिलिटी थ्रू प्रोविजनिंग टू रिड्यूस बुक प्रॉफिट. जैसे मैंने वो एग्जांपल आपको दी थी कि फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, $100 का आपने सेल किया है, तो उस $100 में से आपने $70 को रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया, $30 को आपने क्या किया कि दिस इज अनअर्न रेवेन्यू फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. तो जस्ट ट्रांसफरिंग दैट रेवेन्यू टू लाइबिलिटी. या आप ये कह देते हैं नहीं जी, आज तक हमें कभी कंप्लेन रिसीव ही नहीं हुई, तो नॉर्मली ये होता है कि जो भी हम प्रोडक्ट सेल करते हैं उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज रिक्वायर्ड ही नहीं होती, तो वो सारी की सारी अमाउंट क्या कर सकते हैं, रेवेन्यू के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो जस्ट बाय प्लेइंग विद द रेवेन्यूज एंड लाइबिलिटी, what you can do is you can increase the profit of the business organization. So the playing with the debits means playing with the expenses and assets, or playing with the credits means playing with the revenues and liability. What you can do is you can manipulate the profit of the business organization. कैसे करते हैं, अभी उन एग्जांपल्स को भी डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल ऐसे हुआ कि बुक फॉल्स गेन्स थ्रू सेल्स परचेज बैक. ठीक है, इसको इस तरह से करते हैं कि लेट्स सपोज द कॉस्ट ऑफ द एसेट वाज, sorry Jonas, let me make a single change here. 1 million. ओके जी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ? नो सर. अच्छा, नो सर. एक मिनट वेट कीजिए, एक मिनट. चलें, अब होपफुली हो रही होगी जरा. ठीक है जी, अब स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर, अब हो रही है. ठीक है. लेट्स जी सर, हो रही है. suppose 30 to 40 years ago you purchase a piece of land for 1 million. ठीक है, कंपनी इज बाउंड टू शो द कॉस्ट ऑफ दिस पीस ऑफ लैंड ऑन द हिस्टोरिकल कॉस्ट. नॉर्मली हम वो जो पढ़ते भी हैं अकाउंटिंग जो है ना वो प्रिंसिपल्स में, कि नॉर्मली फिक्स्ड एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन देयर ओरिजिनल कॉस्ट, जिस वैल्यू पे आपने एसेट को एक्वायर किया है. ठीक है, उसकी फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू पे नहीं रिकॉर्ड करते अनलेस अनटिल उसकी रीवैल्यूएशन करेंगे. तो अब इस सिचुएशन में करंटली क्या हुआ कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट पीस ऑफ लैंड इज अप्रोक्सीमेटली 30 मिलियन. आपने 1 मिलियन का लिया था आज से 30-40 साल पहले. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्राइसेस जो है ना वो जो है वो प्रॉपर्टीज की इंक्रीज होने पे वही 1 मिलियन की लैंड की अब जो प्राइस है वो 30 मिलियन होगी जो है ना उसमें. अब इस सिचुएशन के अंदर क्या है कि मैनेजमेंट कैन सेल दिस लैंड टू समवन ऑन प्री डिसाइडेड टर्म्स टू परचेज इट बैक. आपने किसी को कहा कि जी 1 मिलियन की लैंड हम आपको बेच देते हैं 30 मिलियन में, लेकिन उसके साथ साथ ये है कि हम 15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर आपसे हम क्या करेंगे, इसको दोबारा जो है वो खरीद लेंगे. तो अब इस सिचुएशन के अंदर आप ये देखें कि कंपनी ने क्या किया, जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लैंड शो रही थी 1 मिलियन की, उसको सेल कर दिया. तो जब लैंड को सेल करेंगे तो उसके बदले में क्या रिसीव करेंगे, कैश. ऐसी है. यस सर. कितनी अमाउंट के जो है ना वो बिल्डिंग सेल कर, ये प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं, 30 मिलियन की. ठीक है जी. इसके अगेंस्ट जो लैंड आपने सेल की है उसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे. जो लैंड की वैल्यू है, ठीक है, दैट इज 1 मिलियन.
अब 1 मिलियन की चीज अगर आपने 30 मिलियन में सेल कर दी है तो 29 मिलियन क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट सर। ठीक है, प्रॉफिट या उसको कह देंगे गेन ऑन सेल। तो गेन ऑन सेल आपके पास हो रहा है 29 मिलियन का जो है ना उसमें। ऐसी है जी। क्या होगा कि लैंड में से 1 मिलियन की वैल्यू माइनस हो जाएगी, कैश में 30 मिलियन ऐड हो जाएगा, और दूसरा गेन ऑन सेल ऑफ जो है ना वो एसेट 29 मिलियन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, जो अकाउंट फॉर होके ऑनर्स इक्विटी में चला जाएगा। तो 29 मिलियन से इक्विटी इंक्रीज हो जाएगी, 29 मिलियन से आपका जो है ना वो एसेट साइड जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। बट व्हाट हैपेंड इज जस्ट आफ्टर द सेल ऑफ दिस एसेट आपने क्या किया, आपने इसके साथ साथ उनके साथ एग्रीमेंट ये भी कर दिया कि आपसे हम क्या कर लेंगे, इसको कुछ टाइम पीरियड के बाद बाय बैक कर लेंगे इसी प्राइस पे। तो यानी 30 मिलियन का सेल किया था, 30 मिलियन का बाय कर लिया। जब 30 मिलियन का बाय करेंगे तो लैंड एसेट आपके पास, यू आर रिसीविंग दैट एसेट, इंक्रीज इन एसेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो ये जो 30 मिलियन है ये डेबिट हो गया। और इसके अगेंस्ट क्या पे करेंगे, इसके अगेंस्ट आप कैश पे करेंगे। कैश कितना पे करेंगे, 30 मिलियन। तो अब होगा क्या कि बैलेंस शीट में से कैश में से 30 मिलियन माइनस हो जाएगी अमाउंट, ये 30 मिलियन क्रेडिट और 30 मिलियन डेबिट। और जो आपकी लैंड थी वो वहां पे जो बैलेंस शीट में वो किस पे अमाउंट पे शो हो जाएगी, 30 मिलियन पे। और जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है इसमें 29 मिलियन क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। आपने कुछ भी नहीं किया, कोई परफॉर्मेंस आपकी इंप्रूव नहीं हुई, कोई आपने रेवेन्यू नहीं इंक्रीज किया, कोई आपने एक्सपेंसेस कट डाउन नहीं किए, सिर्फ एक ट्रांजैक्शन आपने जो है ना वो की और सेल की, जिसके साथ बाय बैक एग्रीमेंट था कि सेल करने के बाद उसी को आपने बाय बैक कर लिया। तो जस्ट बाय मेकिंग दैट ट्रांजैक्शन यू हैव रिकॉर्डेड अ प्रॉफिट ऑफ 29 मिलियन, and at the same time your balance sheet size increased by 29 million। समझ आ रही बात की? यस सर। तो ये ये रिपीट कर दें काइंडली। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जब अब गेन तो हो गया, हमारी जो है वो प्रॉफिट भी इंक्रीज हो गए, तो अब जब आप लोगों के शेयर होल्डर्स हैं वो जब आपके प्रॉफिट जो है वो या डिविडेंड जो है वो मांगेंगे, तो फिर हम लोग कैसे देंगे? क्योंकि हम लोगों ने फिजिकली तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, ना ही फिजिकली हमारे पास कोई पैसे आए हैं। नहीं, पैसे तो आए हैं ना। आप जो, अच्छा पैसे तो आपके पास नहीं आए, प्रॉफिट तो रिकॉर्ड हो गया। अच्छा चले, गुड क्वेश्चन। अब देखें, प्रॉफिट एंड कैश आर टू डिफरेंट थिंग्स जो है ना उसमें। जब हम क्रेडिट पे सेल कर रहे होते हैं तो रेवेन्यू अर्न कर रहे होते हैं, तो मे बी एक कंपनी ने बहुत ज्यादा क्रेडिट सेल की जिस वजह से रेवेन्यू उनका हाई हुआ, और रेवेन्यू हाई होने की वजह से उनका प्रॉफिट हाई हो गया, ऐसी है। लेकिन क्योंकि उन्होंने कैश रिसीव नहीं किया तो उनके पास तो कैश अवेलेबल ही नहीं होगा। तो इसी वजह से सम टाइम जो बोनस शेयर इशू किए जाते हैं वो इसी चीज की वजह से होते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट तो अर्न कर लिया होता है लेकिन एक्चुअल उनके पास कैश की फॉर्म में कोई चीज नहीं होती। दूसरी बात ये है कि ये जो आपका जो क्वेश्चन है कि जी कि कंपनी ने जो है ना वो प्रॉफिट अर्न किया है, तो कंपनी ये करती है, कंपनी ये कहती है जी कि ये जो हमने जो रिजर्व हमने क्रिएट किया हुआ है इसको हम रेवेन्यू रिजर्व की बजाय कैपिटल रिजर्व के तौर पे ट्रीट कर देते हैं। मतलब इसमें से डिविडेंड देने की बजाय हम ये करेंगे कि इसको जनरल स्पेसिफिक पर्पस के लिए कर लेते हैं कि फ्यूचर में अगर प्रॉपर्टी सेल करते हुए, कोई फिक्स एसेट सेल करते हुए कोई लॉस हुआ तो उस लॉस को क्या करेंगे, इसमें से एडजस्ट करेंगे। तो ये आप में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आप कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। तो जब शेयर्स प्रीमियम के ऊपर इशू किए जाते हैं तो जितना एक्स्ट्रा प्रीमियम रिसीव किया जाता है वो ऑनर्स इक्विटी में, शेयर होल्डर्स इक्विटी में एज रिजर्व शेयर प्रीमियम या एडिशनल पेड इन कैपिटल के तौर पे लिखा जाता है। ऑल्दो वो शेयर होल्डर इक्विटी में अपीयर हो रहा होता है लेकिन दैट इज नॉट यूज्ड टू पे द डिविडेंड्स, क्योंकि उसका डिविडेंड देने के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसको होल्ड करते हैं कि अगर फ्यूचर में कंपनी को डिस्काउंट देना पड़ गया तो वो जो लॉस होगा वो क्या करेंगे, उसमें से अकाउंट फॉर करेंगे। तो इस तरह से कंपनी ने वो प्रॉफिट तो शो कर लिया लेकिन वो उसमें से डिविडेंड नहीं देगी, उसको जो है ना जनरल रिजर्व के तौर पे शो कर सकती है जो है ना उसमें। ठीक है जी, यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। ओके जी, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये बिग बार चार्जेस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जी कि आने वाले सालों का जो है ना जो लॉस है उनको इकट्ठा करके इसी साल में शो कर दें। तो इस साल तो प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना बहुत ज़्यादा आपकी सफ़र करेगी, लेकिन इन साल जो है ना एक बुरा साल आपका गुजर जाएगा, उसके बाद जो है ना हालात बेहतर हो जाएंगे, प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे जो है ना उसमें। देन कुकी जार रिजर्व्स, कुकी जार रिजर्व्स का मतलब है ओवर प्रोविजनिंग फॉर द जो है ना एक्रूड एक्सपेंसेस। जैसे मैंने अभी आपको बात की थी कि आपने सॉफ्टवेयर पैकेज जो है ना सेल किया है,
उसमें से आपने कहा जी कि आफ्टर सेल सर्विसेज देनी है। अब आफ्टर सेल सर्विसेज अगर आपको आज तक कभी किसी क्लाइंट ने किया ही नहीं है तो 2-3% आप मेंटेन करते हैं। इस साल अगर 20% आपने मेंटेन कर लिया तो ऑब्वियसली बात है ज्यादा प्रोविजन क्रिएट करने के अगेंस्ट आपका जो है ना रेवेन्यू कट डाउन हो जाएगा। जब रेवेन्यू कट डाउन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे बैड डेट्स होते हैं तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट की जाती है। अब कंपनी कहती है कि एंटिसिपेटेड ये है कि कोरोना और इन हालात की वजह से बहुत सारे लोग नहीं पे कर सकेंगे, पैसा जो है ना वो ब्लॉक हो गया मार्केट में, तो ओवर प्रोविजनिंग कर लेती है, बैड डेट्स की परसेंटेज इंक्रीज करके 15% पे ले जाती है। तो प्रॉफिट इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज करने से क्या होगा कि आपके जो प्रोविजन है वो इंक्रीज हुई तो आपका रेवेन्यू या जो स्टेटेड जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो दीज आर डिफरेंट टर्म्स विच आर बीइंग यूज्ड, बिग बार चार्जेस, कुकी जार, रिजर्व्स, ये अर्निंग मैनेजमेंट टेक्निक्स के तौर पे होती है। There is another interesting thing that is materiality. Materiality का मतलब ये होता है कि किस अमाउंट को आप क्या करें कि जी कि ये सिग्निफिकेंट है, इसको शो होना चाहिए। आप रूटीन के अंदर जो है ना वो ऑफिस में कुछ चीजों को जो है ना वो यूज कर रहे होते हैं जो है ना उसमें, जैसे पंच मशीन होगी या जो स्टेपलर वगैरह होता है जो है ना उसमें, ये नॉर्मली कितना अरसा जो है ना वो चलता है? जो ऑफिस के अंदर आपके पास जो पंच मशीन पड़ी 2 होती है, years सर मैक्सिमम। 2 years तक चल जाता है, 3 years तक चल जाता है जो है ना उसमें। लेकिन कभी किसी कंपनी ने इसको फिक्स एसेट में शो किया है नो सर। या नॉन करंट एसेट में शो किया है? बाय डेफिनेशन तो यही है कि जिस एसेट का बेनिफिट मोर देन 1 year है वो नॉन करंट एसेट में आना चाहिए, ऐसी है ना। लेकिन हम जी उसको सर। क्या करते हैं, करंट एसेट में ट्रीट करते हैं। क्यों करंट एसेट में ट्रीट कर रहे होते हैं? इस वजह से क्योंकि उसका बेनिफिट हम जो है ना हम कहते हैं कि इमटेरियल है जो है ना उसमें, ठीक है, ये इतना ज्यादा जो है ना वो नहीं होगा। या हम ऑफिस सप्लाईज को जो है ना हम क्या करते हैं, एक्सपेंस आउट कर देते हैं, हम उनको जो है ना एसेट में नहीं शो करते। रीजन बीइंग कि हमने उसका जो कॉस्ट होती है वो इतनी मिनिमम होती है कि उसको बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत नहीं। आप ये शो करें जी $1 बिलियन कंपनी है, वो वहां पे ये शो कर दे कि हमने 500 का स्टेपलर लिया है, तो 500 वहां मेंशन करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया होता है, एक थ्रेश होल्ड सेट किया होता है। जैसे यहाँ पे अगर $2,000 से ज्यादा की कोई परचेजेज होंगी तो उसको हम क्या करेंगे, एसेट के तौर पे। फॉर एग्जांपल फर्नीचर है तो फर्नीचर में अगर $2,000 से ज्यादा को कोई फर्नीचर परचेज करेंगे तो हम एसेट के तौर पे ट्रीट करेंगे, अदरवाइज जो है ना वो हमारा क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो अब कंपनी $1,500 का परचेज करती है, $800 का परचेज करती है, जब ये फर्नीचर परचेज करती है उसको एक्सपेंस आउट कर देती है। हालांकि फर्नीचर तो एसेट है, लेकिन क्योंकि यहाँ क्राइटेरिया ये डिफाइन हुआ है कि $2,000 से ज्यादा की जो चीज होगी वो एसेट में आएगी, तो आपका क्या हुआ कि वो अमाउंट एक्सपेंस में आ रही है। लेकिन इसी को कट डाउन करके अगर $500 पे ले आते हैं तो अब ऑब्वियसली बात है बहुत सारी चीजें जिनको पहले आप एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे थे, दे वुड बिकम द एसेट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इसी लिमिट को इंक्रीज करके 5,000 पे ले जाते हैं तो मजीद बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो एसेट के तौर पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन वो किस में चली जाएंगी, एक्सपेंस में चली जाएंगी। तो just by playing with the limits, what you can do is you can play with the numbers and those numbers can affect the profit of the business organization. Then revenue recognition, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करना है, जब आपने गुड्स सेल किए हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है, गुड्स को डिलीवर किया है, या क्लाइंट्स ने एक्सेप्ट किया है, या उन्होंने कैश पे किया है। तो अगर एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ ऑर्डर करेंगे तो बहुत एग्रेसिव अप्रोच में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा सेल्स हाई होंगी। लेकिन अगर रिसीट ऑफ कैश में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो क्या हो जाएगी, कलेक्शन जो है वो कम हो जाएगी, जो है ना रेवेन्यू आपका जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह एट द पॉइंट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स करेंगे, शिपमेंट ऑफ गुड्स, तो रेवेन्यू हाई होगा। लेकिन एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स करते हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो फार फ्लंग एरियाज में रहते हैं, 2-2 महीने लग जाते हैं, महीना लग जाता है उन तक प्रोडक्ट्स पहुंचने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिली एरियाज में आप भेजते हैं तो जो विंटर सीजन है वो 6 महीने तो वहां पे जा ही नहीं सकते। तो जब तक उनको मिलेगा नहीं, आप उसको रेवेन्यू के तौर पे नहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ऑर्डर आ गया है, गुड्स आपने जो है डिलीवर कर दिए हैं, लेकिन पोर्ट के ऊपर वो ब्लॉक हुई हैं, वो उनको आगे आप सेंड नहीं कर सकते जो है ना, तो ऐसी सिचुएशन में जो है ना वो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा जो है ना उसमें। तो रेवेन्यू रिकग्निशन प्रैक्टिसेस को चेंज करके आप रेवेन्यू कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का केस जो मैं आपसे जो है अभी एक्सप्लेन किया था कि वो सॉफ्टवेयर पैकेज सेल करें, उसमें से 20 से 30% जो है वो क्या करें, प्रोविजन के तौर पे ट्रीट कर लें। अब ये माइक्रोसॉफ्ट वाले क्या क्यों कर रहे थे? अब देखिए वेल रिनाउंड कंपनी है जो ये प्रैक्टिस जो है ना फॉलो कर रही थी, ताकि हाइड सब्सटेंशियल प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली बात है 20-30% अपने रेवेन्यू में से निकालने का मतलब ये है कि आपने अपने प्रॉफिट को 30% से जो है ना वो कम कर दिए।
तो टोटल प्रॉफिट होते ही ये है कि 10-12% हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो जब उस अमाउंट में से 30% आप पहले ही निकाल लेंगे तो प्रॉफिट जाएगा कहाँ? प्रॉफिट तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल हो जाएगा। सिग्नलिंग इफेक्ट्स इस चीज का है कि अभी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, वो डू मोर वाला कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में हालात अच्छे होने के बावजूद भी कहा जाता है नहीं यार परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, काम अच्छा नहीं हो रहा, हमें और मेहनत की जरूरत है, हमें और कोशिश की जरूरत है, ये ज्यादा सेल्स फोर्स को जो है ना एफर्ट करने की जरूरत है ताकि प्रॉफिट्स बढ़े। तो प्रॉफिट्स तो तब बढ़ेंगे ना जब आप उसको प्रॉपर्ली रिपोर्ट करेंगे। अगर उनकी जो है ना प्रोविजनिंग कर रहे हैं तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अच्छी परफॉर्मेंस भी है लेकिन वो क्या हो जाएगी? अंडरमाइन हो जाएगी। देन अवॉइड कंप्लेसेंसी जो है ना, सम टाइम ये होता है कि मैनेजमेंट के अंदर ये आ जाता है और देखा है टारगेट हमने जो है ना वो 4 महीने के अंदर जो है ना वो पूरा कर लिया, अगला साल तो मसला ही कोई नहीं है, ये 1 मिलियन की जगह जो है ना 10 मिलियन भी टारगेट रख लें हम ये कर देंगे। इस कंप्लेसेंसी से बचाने के लिए कि ये तो काम का मसला ही नहीं है, ये चीज हमारे लिए मसला ही नहीं है, तो हमारे लिए होता क्या है, कंपनीज क्या करती हैं, कंपनी प्रॉफिट को कम रिपोर्ट करती हैं ताकि मैनेजमेंट जरा इस खुशफहमी का जो है ना शिकार ना हो कि हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है इन टारगेट्स को अचीव करना, इन प्रॉफिट्स को अचीव करना, वो किसी ना किसी मसले में जो है ना वो पड़ी रही। एंड देन रिपोर्ट स्मूथ अर्निंग्स टू इट्स शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स। और वो जो हम आगे भी बात कर चुके हैं कि जो अगर फ्लक्चुएशंस होगी कंपनी के प्रॉफिट्स में तो इन्वेस्टर्स जनरली ऐसी कंपनीज को प्रेफर नहीं करता, लेकिन अगर एक स्मूथ ग्रोथ होगी, एक स्मूथ जो है ना उसमें जो है ना वो अपवर्ड ट्रेंड होगा उसके प्रॉफिट्स में, तो कंपनीज नॉर्मली प्रेफर, इन्वेस्टर्स नॉर्मली प्रेफर दीज कंपनीज। तो माइक्रोसॉफ्ट अपने आप को बेहतर शो करने के लिए दे डिड इट फॉर 20 years। अब ये एग्जांपल्स हैं जो ऑलरेडी चीजों की हम डिस्कस कर चुके हैं। पेमेंट इज मेड फॉर रिपेयरिंग ऑफ फैक्ट्री वॉल, फैक्ट्री वॉल की रिपेयरिंग के लिए हमने पेमेंट की है, तो ये एक्सपेंस होना चाहिए या इसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करना चाहिए? सर एसेट। आपने तो रिपेयर और मेंटेनेंस कराई है, जर्नी रिपेयर और मेंटेनेंस आपका एक्सपेंस नहीं होता? एक्सपेंसेस सर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। सारा एसेट्स में जाएगा, ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इससे अचीव होंगे ना सर। सर एक्सटेंशन नहीं होगा, एक्सटेंशन अगर ये परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही हो तो उसको फिर हम एसेट में लेते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को तो एक्सपेंस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये। ठीक है, जनरली होता क्या है कि जो आपका रिपेयर और मेंटेनेंस है वो एग्जिस्टिंग कंडीशन को रीस्टोर करने के लिए किया जा रहा होता है, कि जो हालत है ना ये हालत ऐसे जो है ना ठीक है, कहीं पे कोई छोटा मोटे जो है ना वो मुरम्मत की जरूरत है, तो थोड़ी बहुत उसकी बेटरमेंट की जरूरत है तो उसको कर देते हैं। तो इसको जनरली होना क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल रिपेयर एंड मेंटेनेंस, या आप इसको मेंटेनेंस एक्सपेंस अकाउंट को आपको डेबिट कर देना चाहिए और आपको करना क्या चाहिए, कैश को कर देना चाहिए जो है ना क्रेडिट। लेकिन कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने कहा जी कि ये जो रिपेयर और मेंटेनेंस कराई है इसकी वजह से सिर्फ इसकी परफॉर्म जो एग्जिस्टिंग कंडीशन थी वो रिस्टोर नहीं हुई बल्कि इम्प्रूव हो गई है। कि हमने क्या किया, वो जो जहां से दीवार गिरने वाली थी उसको ठीक कर दिया जो है ना उसमें। तो अब ये जो फैक्ट्री प्रेमिसेस हैं, ये जो बाउंड्री वॉल है, ये अगले 5 साल और जो है ना वो इसकी यूजफुल लाइफ जो है ना वो बढ़ गई। तो ऐसी सिचुएशन में उसको एक्सपेंस आउट करने की बजाय क्या किया उन्होंने, प्रेमिसेस अकाउंट को डेबिट कर दिया, एसेट के तौर पे ट्रीट कर दिया। ठीक है, प्रेमिसेस टू कैश कर दिया। तो अब हुआ क्या कि एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने की बजाय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बजाय उसको क्या कर दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर ट्रीट कर दिया। तो इस साल का एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंस डिक्रीज होने से क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी साइड पे बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इन टर्न दिस विल लीड टू, ठीक है, नाउ इफ द पेमेंट इज डेबिटेड टू फैक्ट्री प्रेमिसेस अकाउंट इट विल रिजल्ट इन ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंस। जाहिर सी बात है एक्सपेंस नहीं लिखा तो वो डिक्रीज हो जाएगा, बिल्डिंग की वैल्यू में, प्रेमिसेस की वैल्यू में उसको ऐड कर दिया तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, एक्सपेंस कम होने से इस साल का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा और उसको एसेट्स में शो करने की वजह से बैलेंस शीट में एसेट की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इज दिस क्लियर? यस सर। यस सर। ओके जी। नेक्स्ट इज पेमेंट इज मेड फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू शेड इन द फैक्ट्री। तो ये क्या होना चाहिए, दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? ये सर क्वेश्चन सर दोबारा रिपीट करें वैल्यू सर। एडिशन। पेमेंट इज मेड फॉर लॉन्ग टर्म बेनिफिट है इसका जी, फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू शेड इन द फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर वेयर हाउस के लिए आपने शेड बनाए हुए थे, एक नया शेड बना दिया। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन और एडिशन हो रही है ना सर? जी, एक्सपेंशन और एडिशन हो रही है, इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा कंपनी को, तो इट शुड बी ट्रीटेड एज एसेट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
तो अब उसको आपने फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट टू कैश अकाउंट करना है, लेकिन फैक्ट्री बिल्डिंग की बजाय आपने किस में डाल दिया, मेंटेनेंस में डाल दिया। आपने कहा जी कि ये मेंटेनेंस वगैरह करा रहे थे, उसके साथ हमने क्या किया, शेड भी बनवा दिया। तो अब बिलियन डॉलर्स कंपनीज के अंदर चंद लाखों का जो एक्सपेंस है वो मैटर ही नहीं करता, वो मेटीरियलिटी वाली जो है ना वो कॉन्सेप्ट है। तो आपने क्या किया, एसेट को एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट कर दिया। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस साल का एक्सपेंस ओवरस्टेट हो जाएगा और प्रॉफिट कम। एसेट जो है वो अंडरस्टेट हो जाएगा। तो एक्सपेंस Yes. ओवरस्टेट होने का क्या होगा फर्क, कि इस साल का प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा या अंडरस्टेट हो जाएगा। और एसेट को कम शो करने की वजह से क्या होगा कि बैलेंस शीट में टोटल एसेट की वैल्यू जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जो है ना उसमें। ये ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट नहीं होगा, अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट होगा जो है ना उसमें। ये गलती से यहाँ लिखा है। सर इस पॉइंट को रिपीट कर दें। देखें आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री की जो है ना मेंटेनेंस करवाई जो है ना उसमें, तो ये आगे आगे ठीक है, फैक्ट्री की मेंटेनेंस करा रहे थे, मेंटेनेंस कराते कराते आपने क्या किया, एक जो है ना पार्किंग शेड था वो भी आपने बनवा दिया। आपने कहा दीवार तो बना रहे हैं, उस दीवार के साथ जो पार्किंग शेड है ये भी बनवा देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि दीवार को भी जो है ना वो जो है ना वो सपोर्ट मिल जाएगी, और इसके साथ जो पार्किंग वगैरह के लिए जो अगर किसी को जो है ना जरूरत है तो वो यहाँ पे पार्क भी कर लिया करेगा जो ना। अब जनरली ये जो पार्किंग शेड आपने किया है, दिस इज नॉट रूटीन मेंटेनेंस जो है ना उसमें, दिस इज एडिशनल टू द एग्जिस्टिंग जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर। ऑब्वियसली इट विल ऐड टू द वैल्यू ऑफ द प्रेमिसेस, आपकी प्रेमिसेस की वर्थ और बढ़ जाएगी जो है ना उसमें, कि आपकी जो पार्किंग शेड्स हैं वो भी बने हुए हैं प्रॉपर्ली जो है ना वो मेंटेन्ड है। तो होना क्या चाहिए, इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड होना चाहिए था फैक्ट्री प्रेमिसेस बिल्डिंग अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, लेकिन आपने इसको क्या कर दिया, प्रेमिसेस अकाउंट को चार्ज करने के लिए या फैक्ट्री बिल्डिंग को चार्ज करने के बजाय मेंटेनेंस को चार्ज कर दिया। तो इसका मतलब है कि आपने एक्सपेंस को क्या किया, इंक्रीज कर दिया। तो जब एक्सपेंस आपका इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगा, जी जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो प्रॉफिट पे क्या प्रॉफिट इफेक्ट, डिक्रीज, प्रॉफिट डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज हो जाएगा सर, इनवर्स प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप है। दूसरा, ये जो प्रेमिसेस अकाउंट है, दिस रेफर्स टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जब एसेट को आपने अंडर कास्ट कर दिया, कम रिकॉर्ड किया, तो जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी जो है ना उसमें। ठीक है, जाहिर सी बात है उतनी वैल्यू एसेट में नहीं लिखेंगे तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी ना, बैलेंस शीट में जो आपका रिस्पेक्टिव एसेट है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। इज दिस थिंग क्लियर जी? यस सर। यस सर। मींस अगर किसी एसेट को एक्सपेंस ट्रीट कर देंगे तो ऑब्वियसली बात है इस साल के एक्सपेंस बढ़ेगा, एक्सपेंस बढ़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरी साइड पे क्योंकि उसको एसेट में नहीं रिकॉर्ड कर रहे तो ओवरऑल एसेट की जो वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। So these are the ways through which you can do the earnings management. अब ये मैनेजर की डिस्क्रिप्शन है, इसमें ऑडिटर तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये अनसोल्ड इन्वेंट्री ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है ना वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से माइनस होती है। तो जितनी अनसोल्ड इन्वेंट्री हाई होगी उतना आपका जो है ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगा। सिंस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो जितना एक्सपेंस कम होगा उतना प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा। देन डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट, अब यही है डेप्रिसिएशन जो है ना वो बेसिकली आपके क्या है, एक्सपेंस है। अब अगर फॉर एग्जांपल ये है कि अगर कंपनी जो है ना वो किसी पर्टिकुलर एसेट में जो है किसी पर्टिकुलर ईयर में एक्वायर की है, तो जनरली एसेट को ऊपर डेप्रिसिएशन का डिफरेंट तरीकेकार हो सकते हैं। अगर 1 जनवरी को एक्वायर किया था तो 31 दिसंबर तक पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ऐसे ही है ना? सर पूरे साल। अगर आपने जो है उसको 30 अप्रैल को परचेज किया है तो 1 मई से लेके 30 दिसंबर तक यूज किया, कितने मंथ्स बनते हैं, 8 मंथ्स। अब क्या करेंगे, यस सर, 8 मंथ की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब एक तरीका कार है कि 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करें। दूसरा क्या हो सकता है कि नहीं भाई ये 8 मंथ्स और लास्ट ईयर में 4 मंथ्स के चक्कर में नहीं जाते, जिस भी साल में हम एक्वायर करेंगे हम पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 8 मंथ्स की बजाय आपने क्या कर दिया, 12 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। दिस इज अलाउड, ये ऐसा हो सकता है। तो आपने ये कहा कि अगर 6 मंथ से ज्यादा की होगी तो हम पूरे साल की चार्ज करेंगे। अगर 6 मंथ से कम की डेप्रिसिएशन होगी तो बिल्कुल चार्ज ही नहीं करेंगे। आपने एसेट परचेज किया जो है ना फॉर एग्जांपल 1 अगस्त पे,
तो 5 महीने की डेप्रीसिएशन चार्ज करनी है, लेकिन आपका क्राइटेरिया ये है कि 6 महीने से अगर कम होगी हम डेप्रीसिएशन नहीं चार्ज करेंगे, तो इस साल आपने बिल्कुल भी डेप्रीसिएशन चार्ज नहीं की। तो अब अगर आपने कम मंथ्स में एसिड यूज किया और डेप्रीसिएशन पूरे साल की चार्ज कर देते हैं, तो इसका मतलब है एक्सपेंस को आपने इंक्रीज कर दिया। तो जब एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसी का जो है ना रिवर्स, आपने 5 मंथ्स एसिड यूज किया, लेकिन 5 मंथ्स की डेप्रीसिएशन चार्ज करने की बजाय आपने 0 मंथ की डेप्रीसिएशन चार्ज की। तो अब इस सिचुएशन के अंदर क्योंकि आपने डेप्रीसिएशन जो है ना वो कम चार्ज की है, तो आपका एक्सपेंस रिड्यूस हो जाएगा। जब एक्सपेंस रिड्यूस होगा तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा। समझ आ रही बात की? अब ये किसने डिसाइड Yes, करना है sir. कि पूरे महीने की चार्ज करेंगे, पूरे साल की चार्ज करेंगे, कम की चार्ज करेंगे? ये मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है। तो जस्ट बाय प्लेइंग विद दीज थिंग्स व्हाट दे कैन डू इज दे कैन इंक्रीज और डिक्रीज द एक्सपेंस ऑफ द करंट ईयर, और इस इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ एक्सपेंस की वजह से प्रॉफिट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह कंपनी रिसीव्स एन ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर अलोंग विद एडवांस पेमेंट। ठीक है, आपको ऑर्डर मिला है और साथ उस बंदे ने पेमेंट भी कर दी है, तो जनरली आपका क्राइटेरिया ये है कि ऑर्डर के ऊपर आपने क्या करना है, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करना। लेकिन साथ साथ आपको पैसे भी रिसीव हो गए, तो आपने कहा अब ये तो कंफर्म है कि ऑर्डर जो है ना वो डिलीवर होगा, तो इसको क्या करें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करें। तो जब इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप रिकॉर्ड करेंगे, तो नॉर्मली क्योंकि ये एडवांस पेमेंट आपने रिसीव की है, अभी तक इसके अगेंस्ट गुड्स डिलीवर नहीं की, तो इसको आपको करना क्या चाहिए, कैश टू अनअर्न्ड रेवेन्यू। ठीक है, और ये जो अनअर्न्ड रेवेन्यू है ये बिजनेस के लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा, होना ये चाहिए। लेकिन आपने कहा भाई पैसे आ गए हैं और ये हमने हर सूरत में काम करके देना है, ईद के ऊपर हमने ये माल डिलीवर करना है और कंफर्म ये डिलीवर होगा इंशाल्लाह। तो आपने क्या किया, आपने कहा ये पैसे जो हमें रिसीव हुए हैं, क्योंकि शॉर्ट हम इसके गुड्स को जो है ना डिलीवर कर देंगे, तो इसको अनअर्न्ड रेवेन्यू की बजाय हम क्या करते हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू लिखते हैं। जब वो अर्न रेवेन्यू होगा तो ये लायबिलिटी नहीं होगी, बल्कि ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू बन जाएगा। तो आपने एडवांस पेमेंट को क्या किया, रेवेन्यू ट्रीट कर दिया। तो जब रेवेन्यू ट्रीट किया तो ओवरऑल आपका रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज हो जाएगा। तो जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। Increase. increase also. जनरली स्पीकिंग जो एडवांस पेमेंट्स हैं वो हमारी लायबिलिटीज होती हैं, उनको हम रेवेन्यू में नहीं लिखते। लेकिन इस सूरत में आपने कहा जी ये जो एडवांस पेमेंट हम रिसीव कर रहे हैं, फॉर शॉर्ट हम गुड्स डिलीवर भी करेंगे, या जिनकी भी हम पेमेंट लेते हैं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि हमने उनको गुड्स डिलीवर ना की हो, तो इस सूरत में आपने उसे क्या किया, उसी टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दिया जो है उसमें। तो आपने अपने रेवेन्यू को इन्फ्लेट कर दिया। जब रेवेन्यू इन्फ्लेट होगा तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी सूरत में एडवांस पेमेंट आपके पास आई, आपने उसको रेवेन्यू के तौर पे ट्रीट करने की बजाय लायबिलिटी ट्रीट कर दिया। तो जब लायबिलिटी ट्रीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली रेवेन्यू कम हो जाएगा, जब रेवेन्यू कम होगा तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। समझ आ रही बात की? Yes, sir. Yes, Sir. sir. Yes, sir. ओके जी, ओके। आहिस्ता आहिस्ता आवाजें कम होती जा रही हैं जो है ना उसमें, या तो अफ्तारी का टाइम करीब आता जा रहा है, या समझ जो है ना वो सर कम ऐसा होती ही जा अफ्तारी का टाइम Sir, करीब आता है। अफ्तारी का है टाइम सर, भी है सर, और मेरा नमाज का भी। टाइम भी है। नमाज अफ्तारी, का टाइम भी है। अच्छा चलें, आप एक काम कर लीजिएगा कि ये फिर एक दो स्लाइड्स हैं, एक सेल्स टैक्स वाली है और आफ्टर सेल सर्विसेज, तो ऑलरेडी हम इसको जो है ना वो डिस्कस कर चुके हैं जो है ना उसमें। ठीक है, जी सर। और ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन में कर देता हूँ, ये सेल्स टैक्स वाला आप अपने तौर पे देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो डिस्कस कर लेंगे। तो कंक्लूजन क्या है, टू सम अप द डिस्कशन, वी कैन नॉट कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट और स्टॉप द मिसयूज और अब्यूज ऑफ द क्रिएटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। ये होनी है जो है ना उसमें, ठीक है। द इम्प्रॉपर यूज ऑफ सच क्रिएटिव प्रैक्टिसेस हैड फूल्ड बोथ ऑडिटर्स एंड रेगुलेटर्स। तो सम टाइम ऑडिटर्स को भी समझ नहीं आती, सम टाइम रेगुलेटर्स भी परेशान होते हैं कि करें क्या जो है ना उसमें। The complex and diverse nature of the business transactions and the latitude available in the accounting standards and policies make it difficult to handle the issue of creative accounting. जो ग्रुप अकाउंट्स होते हैं, कंसोलिडेटेड अकाउंट्स होते हैं, उसमें तो ये मसले मसाइल और ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उनको मैनेज करना जो है मुश्किल हो जाता है। एंड इट इज नॉट दैट क्रिएटिव अकाउंटिंग सॉल्यूशंस आर रॉन्ग, it is the intent and the magnitude of the disclosure which determines its true nature and justification. अगर आपने ठीक इंटेंट के साथ किया है और प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है, तो फिर उस सूरत में आप जो है ना वो उसके जो है ना वो ठीक है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन।
बट इफ योर इंटेंट वाज टू डिसीव समवन, आपने डिस्क्लोज कम किया या आपने गलत जो है ना रिपोर्ट किया है, तो सूरत में दिस क्रिएटिव अकाउंटिंग कुड बी हार्मफुल। ठीक है जी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। सर इसकी रिकॉर्डिंग जरूर अपलोड कर दीजिएगा, काफी इम्पोर्टेंट और इसमें काफी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। जी जरूर जो है ना, मैं बल्कि वो पहले वाली जो हैं उनके भी लिंक आपको शेयर कर देता हूँ। इसको भी जो है ना वो द अर्लीस्ट पॉसिबल कन्वीनियंस आपके साथ जो है ना अपलोड कर देता हूँ ताकि आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है जी। थैंक यू सर।